मुक्तारन बीवी उनकी सभा में पहुंचती हैं तो वहां के जो जाहिल गवार लोग वो फैसला कर देते हैं कि उसका बलात्कार कर लीजिए। तो वो 5 युवा मुक्तारन बीवी को जबरदस्ती पकड़ के एक घर में घसीट के लेके चले जाते हैं और नंगा करने के बाद मुक्तारन बीवी को उनके पूरे गांव में घुमाया गया। ये घटना दोपहर के वक्त की थी। दोपहर में मुक्तारन बीवी को नंगा करके उसके पूरी गांव में उनके कबीलों के बीच में घुमाया गया था। जब मुक्तारन बीवी को घुमाया जा रहा था तो कबीलों में जो शेष बचे हुए लोग थे ना, वो सब के सब मुक्तारन बीवी के जिस्म को टच करना चाह रहे थे। ऐसा माहौल था मानो जिसने टच नहीं किया वो जीवन भर पछताएगा कि ऐसा मौका मैं कैसे चूक गया। जिस्म का जो हिस्सा जिस इंसान के हाथ लगा वो वहां टच किए जा रहा था। और मुक्तार नमस्कार। पाकिस्तान में मुख्तार बीवी रहती है। ये मुख्तार बीवी पाकिस्तान में दबी कुचली औरतों का चेहरा है। वहां पर बच्चा बच्चा उन्हें जानता है। लेकिन ये जो मुख्तार बीवी हैं इनकी कहानी दर्दनाक है। इनकी कहानी में दर्द है, इनकी कहानी में बलात्कार है, उनकी कहानी में घृणा है। तो आज बात करेंगे इसी मुख्तार बीवी के बारे में कि कैसे इनके साथ अपने जीवन में हादसे हुए और किस प्रकार से वो लड़ करके आगे बढ़ी। अब देखिए ये कहानी है, उसकी शुरुआत होती है 22 जून 2002 को। पाकिस्तान के मुजफ्फरगढ़ एक जिला होता है, उस जिले में एक गांव होता है जिसका नाम होता है मीरवाला। इसी गांव में ये मुख्तार बीवी अपने कुटुंब के साथ रह रही होती है। उस वक्त उनकी उम्र 24 साल होती है। उनकी उम्र की आधी उम्र का उनका एक भाई होता है जिसका नाम होता है अब्दुल शकूर। ये अब्दुल शकूर, उसकी उम्र है वो 12 साल होती है। इधर जो मुख्तार बीवी है उसके पास ही में एक और कबीलाई गांव था। उस गांव में जो कबीले रहते थे उनका नाम था मस्ताई। ये मस्ताई कबीलों के गांव के लोग वहां रहते थे। मस्ताई कबीला उनके एरिया में काफी दबंग था। उनके सामने कोई लोग बोलने से पहले हिम्मत नहीं किया करते थे। अब एक दिन होता ऐसा है कि जो मस्ताई गांव के 3 युवक अब्दुल शकूर जो ये मुख्तार बीवी है उसके भाई को उठा लेते हैं और उठा करके पास की झाड़ियों में लेके चले जाते हैं। वहां लेकर के जाकर के जो अब्दुल शकूर है उनके साथ ये तीनों बारी बारी से दुष्कर्म कर देते हैं। अब 12 साल का बच्चा ज्यादा कुछ समझ नहीं पा रहा था, उसके साथ इस प्रकार की रेप की घटना हो गई। और उसको जब छोड़ा गया तो वो जो कबीला के जो तीनों लोग थे उन्होंने अब्दुल शकूर को कभी डराया धमकाया कि जो हाल तेरा किया है अगर तूने किसी को बता दिया तो जो तेरी बहन है मुख्तार बीवी अगला हाल उसी का भी वैसा ही हम लोग करेंगे, इसलिए तुझे मुंह नहीं खोलना है। इसी शर्त पर वो तीनों उसे उसके गांव के बाहर छोड़ देते हैं। अब अब्दुल शकूर जैसे तैसे अपने घर पहुंचता है। अब जाहिर सी बात है उसके साथ दुष्कर्म हुआ था तो रोज की तरह वो सामान्य चल के जा नहीं पा रहा था, न ढंग से चल पा रहा था, न उठ बैठ पा रहा था और रोए जा रहा था। तो घर वालों ने उसे समझाया और पूछा आखिर तेरे साथ हुआ क्या है। तो उसने वो सारी घटना कह सुनाई कि मेरे साथ क्या हुआ था। अब ये सारी बात उसके परिवार के साथ जो मुख्तारन बीवी जो उसकी बड़ी बहन है वो भी सुनती है। तो वो मारे क्रोध के अपने छोटे भाई अब्दुल शकूर को और अपने माता पिता को लेकर के पास के थाने चली जाती है और एफआईआर दर्ज करवा देती है। अच्छा, ये जो अब्दुल शकूर है बाकायदा ये जो मस्ताई कबीले के 3 लोग थे तीनों को आइडेंटिफाई कर लेता है, तीनों का नाम भी लिखवा लेता है, तो एफआईआर में उनके नाम होते हैं। अब देखते देखते खबर है वो मस्ताई कबीलों तक भी पहुंच जाती है कि हमारे जो 3 युवा यहाँ से 3 युवक को गए थे, पास का कोई गांव है वहां अब्दुल शकूर नाम का छोटा बच्चा जिसकी उम्र 12 वर्ष, उसके साथ इन्होंने दुष्कर्म कर दिया। और इसकी जो बहन है मुख्तारन बीवी उसने है जो एफआईआर दर्ज करवा दी। अब सारे जहां में बदनामी होगी। तो ये होने के बाद ये जो मस्ताई कबीला इनके जो 3 लोग जिन्होंने दुष्कर्म किया था उन्होंने उल्टी चाल चली और उल्टी चाल ये चली कि उन्होंने एक फर्जी एफआईआर दर्ज करवा दी ये जो अब्दुल शकूर है उसके ऊपर। ये जो 3 लोग थे इन तीनों में से एक ने इस पूरे केस को अपने ऊपर ले लिया और ये बता दिया कि दरअसल मेरी एक बहन है जिसका नाम है सलमा। ये सलमा जो मेरी बहन है उसके साथ ये जो अब्दुल शकूर है उसका जिस्मानी ताल्लुक है। वो मेरी बहन को बड़ा तंग करता है, मेरी बहन पे बड़ी गंदी नजर रखता है और हम तो उसे समझाने के लिए गए थे और उल्टा उन्होंने हमारे ऊपर ही दुष्कर्म का केस लगा दिया। अब ये केस जो था वो उल्टा पड़ गया। पुलिस भी काफी कश्मकश में थी। इधर जो मुख्तारन बीवी उसके घर के जो परिवार के लोग थे उनके ऊपर भी काफी प्रेशर था क्योंकि मुख्तारन बीवी उनका परिवार काफी गरीब थे लोग, तो उनकी वैसे भी कोई सुन नहीं रहा था। फिर ऊपर से जो सामने वाला पक्ष था वो मस्ताई कबीला वहां का दबंग। तो नतीजा हुआ कि पाकिस्तान में पंचायती बैठी। अब पंचायती बैठी तो वहां पर पंचायती हुई तो वहां जो पंच थे उन्होंने एक फैसला किया और फैसला ये किया कि जो अब्दुल शकूर है उसकी शादी जो है वो सलमा के साथ करवा ली जाए
और जो मुक्तारण बीवी है उसके साथ ये जो मस्ताई कबीला इसमें से कोई एक युवक इसके साथ शादी कर लेगा, तो मामला रफा दफा कर देते हैं। पहले तो ये जो मुक्तारण बीवी है वो इस फैसले के जो पक्ष में नहीं थी। कहाँ वो अपने भाई के साथ जो दुष्कर्म हुआ उसके न्याय के लिए गई थी, और कहाँ उसी का निकाह उनके कबीले के साथ होना, तो वो सोचने लगी पहले मेरे भाई का दुष्कर्म और अब मेरा, ये तो गलत हो गया। लेकिन खैर मुक्तारण बीवी उनके परिवार के ऊपर उनके कबीलों का काफी प्रेशर था, परिवार के लोग काफी समझा रहे थे कि मामला शांत हो रहा है, जग में बदनामी हो जाएगी, इसलिए कर दो। दूसरा, मुक्तारण बीवी को यह भी बताया जा रहा था कि तुम्हारा भाई अब्दुल शकूर जिसके साथ जिस प्रकार से देश शोषण इसका हुआ है, उसे आगे जाके बेटी कौन देगा। आज तो कम से कम राजी भी हो रहे हैं और सलमा से इनका निकाह भी हो जाएगा, तो तेरा भी घर बस जाएगा, उसका भी घर बस जाएगा। तो फाइनली उसे लगता है कि यदि मेरा ये स्टेप उठाने से मेरा भाई उसका घर बस जाता है, उसका जीवन सफल हो जाता है, तो मैं ये करने के लिए तैयार हूं। तो मुक्तारण बीवी तैयार हो जाती है। लेकिन ये घटना एक नया रुख ले लेती है। अब दरअसल होता यह है कि कुछ दिन बीत जाते हैं, उसके बाद जो लड़का मस्ताई कबीले का था जिसने एफआईआर दर्ज करवाई थी, यानी वो सलमा का भाई, वो मुकर जाता है। वो बताता है कि ये जो अब्दुल शकूर है इसकी उम्र तो मौज 12 बरस है, मेरी बहन सलमा इसे जस्ट डबल उम्र की है, तो एक छोटे से बच्चे के साथ मैं मेरी बहन का निकाह कैसे करवा सकता हूं, इसलिए मैं ये निकाह नहीं करवाऊंगा। अब एक बार फिर से इनका मामला गहमा गहमी वाला हो गया। इधर जो मुक्तारण बीवी है उसकी तरफ से थाने में जो एफआईआर तो दे रखी थी, अपना भाई उसके साथ जो दुष्कर्म हुआ उसकी, तो काफी दबाव था। अब काफी दबाव के बाद ये जो मस्ताई कबीला है उनकी तरफ से जो ये मुक्तारण बीवी है उसके पास एक ऑफर आता है। ऑफर ये होता है कि तुम एक काम करो, हमारे कबीले में आओ अपने कुछ परिवार के सदस्यों के साथ, और तुम्हारे भाई के द्वारा हमारी बहन सलमा के साथ जो गलत हरकतें की गई हैं, जो उसे परेशान किया गया है, उसके लिए तुम अपनी तरफ से क्षमा याचना कर दो, माफी मांग लो, हम तुम्हें माफ कर देंगे और ये मामला रफा दफा हो जाएगा। एक बार फिर से मुक्तारण बीवी इस फैसले के खिलाफ जाती है। उसे स्वीकार नहीं होता है कि कहाँ मैं अपने भाई की न्याय के लिए जा रही थी और कहाँ ये लोग हैं जो मुझसे ही उल्टी माफी मंगवा रहे हैं, फिर अपने गांव बुला करके, अपने कबीलों के बीच में बुला करके। तो मुक्तारण बीवी है वो मना कर देती है। लेकिन बात वही आ जाती है कि मुक्तारण बीवी अपने परिवार, अपने कुटुंब के प्रेशर के आगे दब जाती हैं और एक बार फिर से अपने कुटुंब के प्रेशर वालों की वजह से वो राजी हो जाती है। उसे लगता है कि मेरे वहां जाने से, यदि माफी मांगने से सारा मामला शांत हो जाता है तो ठीक है। इसलिए वो 22 जून साल 2002 ये मुक्तारण बीवी पास का जो गांव होता है वहां चली जाती है अपने परिवार के 2 सदस्यों के साथ। वहां जाकर के उसको माफी मांगनी थी अपने भाई अब्दुल शकूर की गलत हरकतों की। अब दरअसल ऐसा हुआ नहीं था, लेकिन कबीलों का प्रेशर था तो उसे वहां जाना था। इधर जो पास ही के जो कबीले थे, उन्होंने जब मुक्तारण बीवी जब उनके कबीलों की तरफ आ रही थी तो उधर पहले से ही उनकी सुबह से पंचायती शुरू हो गई थी। तो पंचायती में ऐसा हो गया था कि अब्दुल शकूर ने ये जो सलमा है उसके साथ गलत हरकत की है, तो क्यों ना हम उसकी बहन यानी मुक्तारण बीवी के साथ बलात्कार कर लेते हैं, तो हिसाब बराबर हो जाएगा। अब मुक्तारण बीवी को पता नहीं था, तो मुक्तारण बीवी उनकी पंचायती में पहुंच जाती है। उसे तो लगा था कि मुझे माफी मंगवाई जाएगी, मैं वापस चली जाऊंगी, लेकिन ये पहले से ही ये तय कर बैठे थे कि जो मुक्तारण बीवी आएगी उसका बलात्कार करना है, और उन्होंने अपनी तरफ से 4 से 5 युवाओं को तैयार भी कर दिया था जो मुक्तारण बीवी का रेप करने वाले थे। उन्होंने एक घर भी फिक्स कर लिया था कि इस घर में उसको लेके जाना है। जी मुक्तारण बीवी उनकी सभा में पहुंचती हैं तो वहां के जो जाहिल गवार लोग वो फैसला कर देते हैं कि उसका बलात्कार कर लीजिए। तो वो 5 युवा मुक्तारण बीवी को जबरदस्ती पकड़ के एक घर में घसीट के लेके चले जाते हैं। अब मुक्तारण बीवी है वो समझ ही नहीं पा रही थी, कहाँ वो माफी मांगने के लिए आई हुई थी, कहाँ अचानक उसके साथ इतनी भीड़, इतनी पंचायती, उसके बीच से 5 लोग उठा के उसको एक कमरे में लेके चले गए। तो देखते देखते उसके कपड़े उतार दिए, बारी बारी से उन 5 ने मुक्तारण बीवी के साथ बलात्कार कर दिया। अच्छा, इनकी निर्लज्जता देखिए, इतने जाहिल, इतने गवार ये लोग हैं। आप देखिए कि जब मुक्तारण बीवी के साथ बलात्कार हो रहा था तो बाकायदा पंचायती करने वाले वो लाइव डेमो देख रहे थे, वो बतौर प्रूफ कि अच्छा हमारे बच्चे उसे सजा दे रहे हैं, बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, वो सराहना कर रहे थे। इतना ही नहीं, इन जाहिलों का यहाँ मन नहीं भरा, तो मुक्तारण बीवी का बलात्कार करने के बाद उसको पूरा नग्न किया गया, और नंगा करने के बाद मुक्तारण बीवी को उनके पूरे गांव में घुमाया गया। ये घटना दोपहर के वक्त की थी। दोपहर में मुक्तारण बीवी को नंगा करके उसके पूरी गांव में उनके कबीलों के बीच में घुमाया गया था। जब मुक्तारण बीवी को घुमाया जा रहा था तो कबीलों में जो शेष बचे हुए लोग थे ना,
वो सब के सब मुक्तानंद बीवी के जिस्म को टच करना चाह रहे थे। ऐसा माहौल था मानो जिसने टच नहीं किया वो जीवन भर पछताएगा कि ऐसा मौका मैं कैसे चूक गया। जिस्म का जो हिस्सा जिस इंसान के हाथ लगा वो वहां टच किया जा रहा था और मुक्तानंद बीवी को परेशान किया जा रहा था। ये आलम मुक्तानंद बीवी के पूरे दिन भर चला। शाम को तकरीबन 5-6 बजे के आसपास मुक्तानंद बीवी को उस जगह से मुक्त कर लिया गया। मुक्तानंद बीवी अपने दो उन्हीं रिश्तेदारों के साथ अब लुटी पिटी अपने घर आ गई। मुक्तानंद बीवी मनोस्थिति उसकी जो स्थिति है वो ठीक नहीं थी, मानसिक अवसाद से गुजर रही थी। लेकिन जब वो घर आई, घर वालों को पूरी बात बताई कि कैसे माफी मांगने गई थी घर के 2 सदस्यों के साथ और किस प्रकार से उसके साथ अभद्रता की गई, इज्जत लुटवा के वो घर आ गई। तो घर वालों ने कहा कि अब जो सामने वाला कबीला है काफी दबंग है, उनसे हम जीत नहीं सकते, न्याय तो हो नहीं सकता, तब चुप बैठना ही ज्यादा संभव है। इसलिए उन्होंने तय किया हम चुप बैठेंगे। लेकिन ये जो गांव है उस गांव में मौलाना साहब थे। तो मौलाना साहब जो हैं उनके पास ये घटना हुई उसके 6 दिन बाद जैसे तैसे मौलाना साहब के पास वो खबर पहुंची। गांव के किसी सदस्य ने बताया कि इस प्रकार से हमारे गांव की बेटी मुक्तानंद बीवी उसके साथ ये घटना हुई है। तो जो मौलाना साहब थे उनको लगा कि यदि इस घटना के खिलाफ मैंने आवाज नहीं उठाई तो अल्लाह मुझे माफ नहीं करेंगे। ये जो अपराध है उसके खिलाफ बोलना है, अगर मैं नहीं बोलूंगा तो इस्लाम के खिलाफ है। तो मौलाना साहब ने तय किया कि जो पहली जो जुम्मे की नमाज आने वाली थी उस दिन मैं ऐलान करूंगा। इसलिए उन्होंने अपने मिलने वाले जो भी जर्नलिस्ट थे, जो भी पत्रकार थे, उन सबको बुलाया और वहां पर लाया। और जो जुम्मे की नमाज है वो शुरू होने वाली थी उससे पहले उन्होंने खुतबा पढ़ा। और जो खुतबा था इसमें जो इमाम साहब हैं उन्होंने पूरी वो मुक्तानंद बीवी के साथ किस प्रकार से आप बीती हुई पूरी घटना सुनाई। पूरा गांव सन रह गया, जो पत्रकार लोग थे वो भी सन रह गए। तो उन्होंने कहा कि भाई मुक्तानंद बीवी उसके परिवार से बात करनी चाहिए। तो जो इमाम साहब हैं वो जर्नलिस्ट लोगों के साथ मुक्तानंद बीवी के घर गए। मुक्तानंद बीवी और उनके परिवार के लोगों को काफी कन्विंस किया, समझाने की कोशिश की कि ये गंभीर मामला है, इस मुद्दे पर चुप नहीं बैठना है। आज तुम्हारे साथ अपराध हुआ है, कल और किसी के साथ होगा, बोलना जरूरी है। तो काफी समझाने के बाद जो मुक्तानंद बीवी हैं वो अपने साथ हुई आप बीती पूरी स्टेप बाय स्टेप जितने भी पत्रकार थे उन सबको समझा देती है। नतीजा होता है अगले ही दिन पाकिस्तान के अखबारों में मुक्तानंद बीवी की दास्तां फ्रंट पेज पे थी। पूरा पाकिस्तान है वो क्रोध में था। काफी पाकिस्तान की आवाम है वो चाह रही थी कि मुक्तानंद बीवी के साथ न्याय हो। और जो पाकिस्तान की जो महिलाएं थी वो मुक्तानंद बीवी के साथ थी। जिस प्रकार से ये घटना घटित हुई थी वो उसका विरोध कर रही थी। नतीजा हुआ पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तान की पुलिस दबाव में आ गई थी। और इसी दबाव की वजह से आनन फानन में जो पाकिस्तान की सरकार है मुक्तानंद बीवी को 5 लाख रुपया मुआवजा देती है। और जो पुलिस है वो हरकत में आती है। फिर उसके बाद जो मुक्तानंद बीवी है उसके बयान दर्ज होते हैं। तो बयान दर्ज होते हैं तो जो मुक्तानंद बीवी है वो बाकायदा 14 लोगों का नाम लिखवाती है। पुलिस भी है वो मुक्तानंद बीवी के जो कपड़े हैं वो कपड़े बरामद करती है। और कपड़े बरामद करके जब उनको लैब टेस्ट के लिए भेजा जाता है तो बाकायदा उन कपड़ों पर सीमेंस भी मिल जाते हैं। नतीजा होता है 14 जो लोग हैं वो उनको पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। पुलिस के गिरफ्तार करने के बाद अब ये 22 जून को हुआ था 2002 को, अब आ गया अगस्त 2002। तो अगस्त 2002 को पाकिस्तान का जो कोर्ट है एंटी टेररिज्म कोर्ट, ये 14 जो लोग हैं उन 14 लोगों में से 6 लोगों को है जो फांसी की सजा देता है और 8 लोगों को बरी कर देता है। अब जब इन 8 लोगों को बरी किया जाता है तो मुक्तानंद बीवी को फैसला मंजूर नहीं होता है। इनका दिल टूट जाता है कि इन 8 लोगों को क्यों बरी किया गया, ये भी तो मेरे साथ अपराध में शामिल थे। तो इसीलिए मुक्तानंद बीवी तय करती है कि मैं इस फैसले के विरुद्ध है वो लाहौर का हाई कोर्ट है, मैं अपील करूंगी। तो मुक्तानंद बीवी जो है वो लाहौर के हाई कोर्ट में अपील करती है और लाहौर के हाई कोर्ट का कुछ दिनों बाद फैसला आता है। फैसला मुक्तानंद बीवी का दिल तोड़ने वाला होता है। मुक्तानंद बीवी का जो 8 लोग जिनको छोड़ दिया गया था उनको सजा दिलाने के लिए गई हुई थी, लेकिन लाहौर का हाईकोर्ट उन 8 लोगों को तो छोड़ो, जिन 6 लोगों को फांसी दे दी गई थी उन 6 में से 5 को बाइज्जत बरी कर देती है। शेष बचा एक, उस एक को फांसी की जगह उम्र कैद की सजा सुना देती है। यानी कहा प्रारंभ में 14 लोग थे, उन 14 लोगों में से 6 को फांसी हुई, 8 बरी हो गए। ये हाईकोर्ट गई, हाईकोर्ट में भी बाकी के लोगों को छोड़ दिया गया। यानी अब 14 में से केवल एक शख्स, और वो भी उसको उम्र कैद। अब मुक्तानंद बीवी जो है उसको ये फैसला मंजूर नहीं था। मुक्तानंद बीवी जो है इधर साल 2005 आ जाता है और 2005 तक जो बाकी के लोग हैं उनको जेल से जमानत मिल जाती है।
वो बाहर आ जाते हैं तो मुख्तारन बीवी और उसके परिवार पे काफी प्रेशर होता है कि तुम ये मुकदमा वापस ले लो, हमसे राजीनामा कर दो और इस मुकदमे में आगे तुम्हें कुछ नहीं करना है। लेकिन खैर तब तक मुख्तारन बीवी काफी मुकर हो चुकी थी। उन्होंने तय कर लिया था कि मैं ये मुकदमा वापस नहीं लूंगी। और सबसे बड़ी बात है कि देश और दुनिया का मीडिया मुख्तारन बीवी की खबरें आए दिन अखबार में छाप रहा था। ये लाहौर हाईकोर्ट का केस भी अखबार में छपा था, तो सब लोग इस फैसले से भी क्रोधित थे। तो जो मुख्तारन बीवी हैं वो ये तय करती हैं कि मैं इस फैसले के खिलाफ रिव्यू पिटीशन याचिका दायर करूंगी। इधर मुख्तारन बीवी को हैं वो आए दिन धमकियां मिल रही थी। तो धमकियां मिलने की वजह से जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट है वो मुख्तारन बीवी को सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाती है और सिक्योरिटी में इसके साथ एक पुलिस इंस्पेक्टर को लगाती है जिसका नाम होता है नासिर अब्बास। अब ये पुलिस इंस्पेक्टर नासिर अब्बास मुख्तारन बीवी की सिक्योरिटी में लगा हुआ रहता है, तो इस नासिर अब्बास को धीरे धीरे मुख्तारन बीवी से प्रेम हो जाता है। अभी मुख्तारन बीवी के इश्क में डूबा हुआ था। साल 2005 से 2008 ये इस 3 साल तक ये मुख्तारन बीवी के प्रोटेक्शन में था, लेकिन उसके इश्क में डूबा हुआ था। वो उसे कभी अपने इश्क का इजहार नहीं किया, लेकिन वो उसे मन ही मन खूब चाहने लग गया था, खूब प्रेम करने लग गया था। वो हिम्मत नहीं कर पा रहा था, लेकिन 2008 में उसने आखिरकार हिम्मत करके ये जो नासिर अब्बास है उसने मुख्तारन बीवी को बता ही दी अपने दिल की बात कि मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ, मैं तुमसे निकाह करना चाहता हूँ। लेकिन मुख्तारन बीवी ने कहा कि तुम पहले से शादीशुदा हो, तुम्हारे घर पर एक बेगम है, तुम्हारी पत्नी है, मैं तुमसे निकाह नहीं कर सकती। तो जो इंस्पेक्टर है नासिर अब्बास, इसका दिल टूट गया और ये घर गया तो उसने अपने हाथों की नसें काट ली। हाथों की नसें कटी हुई देखी तो घर वाले सब चौंक गए। घर वाले आनंद फानंद में उस नासिर अब्बास को उठाकर हॉस्पिटल लेकर के गए। हॉस्पिटल लेके गए तो डॉक्टरों ने उसे बचा लिया। लेकिन जब नासिर अब्बास बिस्तर पे पड़ा हुआ था तो पड़ा पड़ा हॉस्पिटल में अपनी बीवी को बता रहा था कि मैं जो मुख्तारन बीवी है उससे बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ। मैंने उसे गुजारिश की थी कि तुम मुझसे निकाह कर ले, लेकिन उसने मेरे प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया। वो बता रही थी कि मैं पहले से शादीशुदा हूँ। यदि मुख्तारन बीवी ने मुझसे निकाह नहीं किया तो मैं तुम्हें बता देता हूँ कि मैं पुनः आत्महत्या करने की कोशिश करूंगा, मैं जिंदा नहीं रह सकता, मुझे मरना है। अब जो ये नासिर अब्बास, इसकी जो पत्नी काफी परेशान हो गई, वो नहीं चाहती थी उसके शौहर के साथ कुछ हो, तो वो मुख्तारन बीवी के घर जाती है। घर जाके मुख्तारन बीवी को समझाती हैं कि मेरे शौहर ने जो तुमसे गुजारिश की है कि तुमसे मुझे निकाह करना है, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, उसे स्वीकार कर लो। मुख्तारन बीवी समझ नहीं पाई, तो ने समझाया कि वो तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करता है, उसने अपने हाथों की नसें काट ली है। मैं नहीं चाहती कि मेरा शौहर के साथ कुछ गलत हो, तुम उनसे निकाह कर लो, एटलीस्ट मेरा शौहर जिंदा रहेगा, मेरी आंखों के सामने रहेगा, मैं देख के उसको खुश तो होंगी। तो मुख्तारन बीवी जो है, जो नासिर अब्बास है, उसकी बीवी की काफी रिक्वेस्ट करने के बाद वो शर्तें रखती है। वो कहती है कि तुम अपने शौहर को मेरे पास लेके आना, मैं उसे ही अपना फैसला सुनाऊंगी। फिर ये जो नासिर अब्बास अपनी बीवी के साथ मुख्तार बीवी जो है उनसे मिलने के लिए उसके घर जाता है। तो वो 3 शर्तें रखती हैं। उन 3 शर्तों में से 2 सबसे बड़ी और मुख्य शर्त होती है। पहली शर्त तो यही होती है कि तुम्हारे पास जितनी भी प्रॉपर्टी है वो अपनी पहली बीवी के नाम करोगे। दूसरी जो उसकी शर्त होती है वो होती है कि तुम मुझसे वादा करो कि हर महीने 10,000 रुपए अपनी बीवी को बतौर खर्च दोगे। ये दोनों शर्तें हैं वो नासिर अब्बास मानने के लिए तैयार हो जाता है। उसके बाद ये जो मुख्तार बीवी है वो नासिर अब्बास से निकाह कर लेती है। ये सारी घटना है वो साल 2008 में हो रही होती है। अब समय बीतता चला जाता है, साल आ जाता है 2011। इसी 2011 में ये जो मुख्तार बीवी है, पहले हाईकोर्ट का जो लाहौर हाईकोर्ट का जो फैसला था उसके अगेंस्ट है, वो सुप्रीम कोर्ट गई हुई थी। तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है और सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी वही जो हाईकोर्ट वाला होता है, यानी एक उस इंसान को छोड़ करके बाकी जो 13 अपराधी थे उन सबको बरी कर दिया, और जो एक जो अपराधी था उसको है वो उम्र कैद की सजा सुनाई गई। अब मुख्तारन बीवी वो परेशान हो जाती है। सुप्रीम कोर्ट से उसे फैसला है वो आया, वो उसका दिल तोड़ने वाला था। तो वो तय करती है कि मैं सुप्रीम कोर्ट में पुनः है वो रिव्यू पिटीशन याचिका है वो दाखिल करूंगी। तो ऐसा वो करती भी है। उधर मुख्तारन बीवी है, अब वो पाकिस्तान में दबी कुचली शोषित पीड़ित महिलाओं की आवाज बन जाती है। जगह जगह वो मंच साझा करती है, जगह जगह विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में उसका जिक्र होना शुरू हो जाता है। और जो उसको विभिन्न डोनेशंस वगैरह मिल रहे थे, सरकार से जो सहायता मिल रही थी, उसकी वजह से मुख्तारन बीवी जो है पाकिस्तान में स्कूल्स खोलना शुरू कर देती है।
उसका स्पष्ट मत था कि लड़कियों को खूब पढ़ाओ, यदि बच्चियां पढ़ी हुई होगी, सक्षम होगी, तो उनके साथ जो घटना जो मेरे साथ हुई वो उनके साथ नहीं होगी। वो लड़कियों को मुखर बनाना चाहती थी। इसी वजह से ये मुख्तारन बीवी हैं, वो देखते ही देखते पाकिस्तान में मुख्तारन तई के नाम से जानी जाने लग गई थी। अब ये उन पीड़ित महिलाओं की आवाज उठाना शुरू कर चुकी थी जिनके साथ इस प्रकार के अत्याचार होते थे। अब वो उन बच्चियों का साथ दे रही थी जो पढ़ना तो चाह रही थी, लेकिन समाज में लोग उसे पढ़ने नहीं दे रहे थे। तो ये मुख्तारन बीवी मुख्तारन तई बन चुकी थी। इनके जीवन धीरे धीरे आगे बढ़ ही रहा था। अब साल आ जाता है 2016। 2016 में बाकायदा पाकिस्तान में एक फैशन वीक है, वो आयोजन होता है, और इस फैशन वीक के अंदर भी मुख्तारन बीवी हैं जो वहाँ रैंप वॉक करती हैं, और देश और दुनिया के विभिन्न पत्र पत्रिका मैगजीन्स मुख्तारन बीवी के बारे में लेख छापते हैं और बाकायदा लिखते हैं कि किस प्रकार से एक महिला के साथ बलात्कार हुआ, किस प्रकार से एक महिला को लज्जित और अपमानित किया गया। लेकिन बावजूद उसके उस हिम्मती महिला को देखिए, वो सब कुछ भुला करके आगे बढ़ चुकी है और अपने जीवन को है वो जी रही है। तो ये जब चल रहा था, इसी दरमियान अमेरिका की एक संस्था थी एमएसटी वर्ल्ड। ये एमएसटी वर्ल्ड इस मुख्तारन बीवी को अमेरिका बुलाना चाह रही थी। उस वक्त जो पाकिस्तान में है वो परवेज मुशर्रफ वहां के राष्ट्रपति होते हैं। परवेज मुशर्रफ को लगता है कि यदि मुख्तारन बीवी पाकिस्तान चली गई तो वो वहां पर जो पाकिस्तान में जो महिलाओं की हालत है, जो सामाजिक हालत है, जो बच्चियों की हालत है, जो एजुकेशन की हालत है, वो सब वहां बोलेगी तो पाकिस्तान की पोल खुल जाएगी। इसलिए वो मुख्तारन बीवी को रोकना चाहते हैं। तो पहले तो किसी बहाने से मुख्तारन बीवी को लाहौर बुलाया जाता है, उसके बाद इस्लामाबाद बुलाया जाता है, फिर उनका जो पासपोर्ट है वो जब्त कर लिया जाता है, उनके साथ अमेरिका का वीजा भी जब्त कर लिया जाता है। लेकिन काफी दबाव और प्रेशर के बाद मुख्तारन बीवी को वो पासपोर्ट वीजा दे दिए जाते हैं और मुख्तारन बीवी को आजादी दे दी जाती है कि आप जहां चाहें वह दुनिया में जा सकती है। मुख्तारन बीवी जो है 2019 में वापस 11 सालों बाद ये जो रिव्यू पिटिशन जो याचिका उसका फिर से फैसला आता है। वो फैसला पहले वाला जो डिसीजन था वो यथावत रहता है। 13 लोगों को बरी कर लिया जाता है और एक है उसको ताउम्र है वो आजीवन कारावास की है वो सजा दे दी जाती है। तो मुख्तारन बीवी का जो संघर्ष वो अंत तक चला। वर्तमान में भी मुख्तारन बीवी है वो दबी कुचली जो पीड़ित शोषित महिला है उनकी आवाज है, उनके लिए है वो आवाज उठाती है। तो आज की कहानी मुख्तारन बीवी की इतनी ही थी। आप हमें कमेंट में ये जरूर बताइएगा कि पाकिस्तान के पुलिस की कार्यशैली और भारत के पुलिस की कार्यशैली में कितनी समानता है या कितनी विभिन्नता है, और मुख्तारन बीवी के साथ जिस प्रकार से वो घटना घटित हुई है उसके बारे में यदि आप अपना कमेंट कुछ करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन खुला है। इस कहानी को आपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, और आपसे दरख्वास्त है कि यहाँ तक आपने कहानी सुनी ली है तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। मिलते हैं इसी तरह की नई कहानी में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।